अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा ये लेक्चर जो है हमने एक बार पढ़ा है, इसको मैंने वीडियो पे डाला था मगर प्रॉब्लम हुई थी, इसमें जो वीडियो जो है वो अच्छा नहीं आया था, इसलिए ये फिर से इसको ये देखना है और फिर से पढ़ना है इसको। तो आप अच्छी तरह इसको नज़र रखो। तो अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है वीडियोस में तो उसमें कमेंट ज़रूर लिखना है नीचे, या कोई ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या आपकी सजेशन जो है वो वहाँ पे कोई होगी तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, या जो हमारा ग्रुप जो है चल रहा है, क्लास 10th का जो ग्रुप चल रहा है उसमें वो चीज़ लिखना वहाँ पे। तो हम लोग इस चैप्टर को फिर से या इस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो है कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये जो इकोसिस्टम जो है इसके कंपोनेंट्स जो है, इसके कंपोनेंट्स पहले इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। फिर इकोसिस्टम की टर्म जो थी ये दी थी एजी टेंसले, वो टॉपिक आपने पढ़ा है, वो लेक्चर आपने पढ़ा है, आपने वो देखा भी होगा। तो जिसने नहीं देखा है वो उसको देखेगा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो इस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो है ये किसने दिया, टर्म जो इसके वो दी एजी टेंसले, मगर कंपोनेंट्स जो इसके हैं वो 10 कंपोनेंट्स दिए थे ओडम ने। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओडम, उसका नाम ओडम था उसका नाम। ये आया था इन 1971 में। 1971 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ओडम था उसका नाम। और इस ओडम ने क्या कहा, इस ओडम ने इस इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया इनटू टू कंपोनेंट्स में। इकोसिस्टम को क्या किया, इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया इनटू टू कंपोनेंट्स में डिस्क्राइब किया। तो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, वो दो कंपोनेंट्स थे, एक था एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट था एक कंपोनेंट, और दूसरा जो था वो था बायोटिक कंपोनेंट, वो था बायोटिक कंपोनेंट था। ये जो कंपोनेंट्स जो है ये किसने हमें बताया, ये बताया ओडम ने। क्या कहा, ओडम ने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को दो क्लासेस में, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। एक जो है उसको कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट में आता है नॉन लिविंग, और दूसरा आता है फिजिको केमिकल फैक्टर्स। फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं किसके अंदर, वो आ जाते हैं इस एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। दूसरा कंपोनेंट उसने कहा बायोटिक में आते हैं ऑल लिविंग कंपोनेंट्स। ऑल लिविंग कंपोनेंट्स, वो लिविंग जो होते हैं वो सारे आ जाते हैं किसके अंदर, इस बायोटिक के अंदर। और एबायोटिक में क्या 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 आता है, इसमें आता है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस या फिजिको केमिकल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। अब पहले हम जानेंगे एबायोटिक फैक्टर्स होते क्या, फिर बाद में पढ़ेंगे हम ये बायोटिक कंपोनेंट। तो पहले हम लेंगे इसका ये वाला पार्ट, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। वो एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, ये अच्छी तरह याद रखना। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, एबायोटिक में आता है नॉन लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग सबस्टेंस, दूसरा आता है फिजिको केमिकल फैक्टर्स। अब ये जो नॉन लिविंग सबस्टेंस या फिजिको केमिकल फैक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इफेक्ट बनाता है, क्या इफेक्ट दिखाता है। तो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट क्या करता है, इट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। तो इफेक्ट, ये जो ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी एनवायरमेंट में मिलता है या किसी एनवायरमेंट में रहता है, तो उसमें क्या इफेक्ट हो जाता है इस एबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से। तो इसमें इफेक्ट क्या होता है, इट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो क्या करता है, इट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट करता है। दूसरा ये इफेक्ट करता है बिहेवियर में। दूसरा किस में इफेक्ट करता है, बिहेवियर में। और तीसरा ये इफेक्ट करता है इन द रिलेशनशिप में। इट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, बिहेवियर, रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, in an environment. That is the abiotic component.
गो एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है या फिजिको केमिकल फैक्टर्स होता है। ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बिहेवियर में, उसके रिलेशनशिप में जो ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट में मिलता है। तो ये इसको कहा जाता है एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर ये जो एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है इसमें अलग फैक्टर्स आते हैं, कुछ फैक्टर्स इसमें आते हैं। तो पहला फैक्टर जो है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप में कोई चेंज आ जाती है। तो पहला फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ये पहला। दूसरा जो है वह होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट यह है दूसरा। तीसरा जो होता है, तीसरा इसमें आ जाता है दैट इज केमिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स इसमें आ जाता है। इन सबको हमें पढ़ना है। फिर फोर्थ वाला जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड एडाफिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर। फिर लास्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर। तो ये है 5 फैक्टर्स जो एक एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन, बिहेवियर, रिलेशनशिप में एक इफेक्ट पड़ता है। तो पहले ये जो कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग या फिजिकल केमिकल फैक्टर्स होता है। तो इफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बिहेवियर में या उसके रिलेशनशिप में। फिर ये जो एबायोटिक कंपोनेंट जो है, इस एबायोटिक कंपोनेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। तो पहला फैक्टर है इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, दूसरा फैक्टर है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, तीसरा फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर, फिर चौथा फैक्टर है वह एडाफिक फैक्टर, फिफ्थ वाला जो है वह है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, ये सारे फैक्टर्स हमें कहाँ से, कैसे, किस फॉर्म में मिल जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें 2 फॉर्म्स में मिल जाते हैं। या तो ये मिल जाता है इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। ये जो सारे फैक्टर्स जो है ये हमें मिल जाते हैं 2 फॉर्म्स में। ये मिल जाता है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म कहाँ पे मिलता है, इन वाटर के अंदर, या सॉइल जो होती है सॉइल के अंदर ये मिल जाता है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। या तो इस फॉर्म में हमें मिल जाता है, या ये मिल जाता है इन फ्री स्टेट, या मिल जाता है इन फ्री स्टेट। कहाँ पे, इन आयर। तो आयर जो है वहां पे ये मिल जाता है, वहां पे मिल जाते हैं। तो ये है इस एबायोटिक कंपोनेंट। अब इनको हमें देखना है इनऑर्गेनिक क्या होता है, इसमें कौन कौन से यानी पार्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक में कौन कौन सा आता है, क्लाइमेटिक में कौन कौन सा आता है, एडाफिक में क्या क्या आता है, और टोपोग्राफिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है। तो फिर से आप इसको नजर रखो। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है ये सबसे पहले किसने दिया, सबसे इकोसिस्टम जो टर्म है ये दी E.G. टैंसले, मगर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दिया ओडम ने इन 1971 में। ओडम ने डिस्क्राइब किया इकोसिस्टम को इनटू 2 कंपोनेंट्स में। फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट जो दैट इज बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट हमें नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे पहले पढ़ना है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं उसको जिसमें नॉन लिविंग या फिजिको केमिकल फैक्टर्स आएंगे। तो नॉन लिविंग या फिजिकल केमिकल फैक्टर्स क्या करते हैं, ये नॉन लिविंग फिजिकल केमिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन में, एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में, या एक ऑर्गेनिज्म जो उसके रिलेशन जो होते हैं, चाहे वो रिलेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होगी या किसी दूसरे एबायोटिक फैक्टर के साथ होगी। तो उसमें कोई एक खासकर ऑर्गेनिज्म में कोई रिलेशन होगी दूसरे इस एबायोटिक के साथ होगी, तो उसमें इफेक्ट करता है। और इस एबायोटिक कंपोनेंट में कुछ फैक्टर्स आते हैं जिनको हम एबायोटिक कहते हैं। खासकर ये एबायोटिक जो होते हैं, खासकर इसमें आता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट आता है, क्लाइमेटिक फैक्टर आता है, एडाफिक फैक्टर आता है, टोपोग्राफिक फैक्टर आता है। ये 5 फैक्टर्स इसमें आते हैं। तो ये जो 5 फैक्टर्स जो होते हैं, ये 5 फैक्टर्स किस फॉर्म में मिल जाते हैं इन द एनवायरनमेंट में, ये मिल जाते हैं 2 फॉर्म से मिल जाते हैं। या तो ये मिल जाएंगे इन डिसॉल्व्ड फॉर्म में, या तो ये वाटर में होंगे, या तो सॉइल में होंगे, इस फॉर्म में मिल जाएंगे। दूसरा ये मिल जाता है इन फ्री स्टेट में, वो फ्री स्टेट किस में होगा, वो आयर में होगा। तो इस फॉर्म में ये मिल जाता है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें हमें इन कंपोनेंट्स को अलग अलग से देखना है। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा,
ऑर्गेनिक में क्या आएगा, क्लाइमेटिक में क्या आएगा, एडाफिक में क्या आएगा और टोपोग्राफिक फैक्टर में क्या आएगा। अब यही हम देखेंगे। अब इसमें पहला पार्ट जो लेंगे, पहला पार्ट लेंगे इसमें हमें क्या लेना है, एबायोटिक में, एबायोटिक में। तो एबायोटिक में क्या आता है, एबायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं, यह आता है इसमें फिजिको केमिकल फैक्टर आता है। तो एबायोटिक में पहला पार्ट जो है, पहला फैक्टर जो है, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक फैक्टर या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, पहला पॉइंट। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में एलिमेंट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा, तो इसमें जो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं वो है, इसमें आ जाता है कार्बन, इसमें आता है नाइट्रोजन, इसमें आता है ऑक्सीजन, इसमें आता है फास्फोरस, इसमें आता है कैल्शियम। और ये जो कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये एक एलिमेंट जो होते हैं और इनके फॉर्म्स जो होते हैं, एंड देयर फॉर्म्स या एंड देयर कंपोनेंट्स, जो इनके कंपोनेंट्स होंगे वो भी इसमें आ जाता है, एंड देयर कंपोनेंट्स, एंड देयर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया ये कोई दूसरा कंपोनेंट बनाएगा, अगर नाइट्रोजन किसी और के साथ मिल गया ये दूसरा कंपोनेंट बनाता है, कार्बन या फास्फोरस या कैल्शियम भी किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ मिल जाएंगे तो ये अपना फॉर्म्स, अपने दूसरा फॉर्म कंपोनेंट बनाते हैं। जब एलिमेंट्स दो मिल जाएंगे तो वो जो एलिमेंट्स मिल जाते हैं वो भी क्या है, वो भी एक जब वो बन जाते हैं वो बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाते हैं। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ये खासकर ये ऑक्सीजन हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो कैल्शियम हो, या ये हो ये एंड इनके कंपोनेंट्स हो, तो ये जो कंपोनेंट्स जो होते हैं यही कंपोनेंट्स किस फॉर्म में मिल जाते हैं, यही कंपोनेंट्स मिल जाते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म या इन द फ्री स्टेट, ये मिल जाते हैं। ये कंपोनेंट्स कहाँ पे होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं या ये पाए जाते हैं इन द वाटर के अंदर, या ये पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, या ये होता है इन द एयर के अंदर पाए जाते हैं। तो इन तीन फॉर्म्स में या इन तीन जगह पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। फिर यही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स किसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोटिक ऑर्गेनिज्म को कैसे मिल जाते हैं, ये उसको मिल जाता है ड्यू टू द साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रन, या जिसको हम कहते हैं न्यूट्रन साइकिल्स। किसके जरिए, न्यूट्रन साइकिल्स, न्यूट्रन साइकिल्स। जिस न्यूट्रन साइकिल्स को कहा जाता है, हम कहते हैं उनको बायो जियो केमिकल साइकिल, केमिकल साइकिल। तो बायोजियो केमिकल साइकिल जो है, ये बायोजियो केमिकल साइकिल अपने क्लास 9th में ये आपने पढ़ा है बायोजियो केमिकल साइकिल। तो बायोजियो केमिकल साइकिल जो है इसकी वजह से ये जो कंपोनेंट्स जो होते हैं ये कंपोनेंट सारे आ जाते हैं। तो बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, ये कहे जो आप इसमें ये डेफिनेशन लिख के रखो, बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बायो जो है तीन टर्म्स हैं। बायो का मतलब होता है, बायो जो है, बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और केमिकल जो है, केमिकल्स का मतलब होता है जो खासकर इसमें ये जो केमिकल न्यूट्रंट्स होंगे, या नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो, इनको कहा जाता है केमिकल। साइकिल का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, इसमें इसको हम कहते हैं। तो इसको हम खासकर ये जो खासकर बायोजियो केमिकल्स क्या होता है, द न्यूट्रंट एलिमेंट्स डिराइव्ड। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखो बायोजियो केमिकल साइकिल्स की। जो बायोजियो केमिकल क्या है, द न्यूट्रंट एलिमेंट्स, द न्यूट्रंट elements, the nutrient elements derived from the earth, derived from the earth, the nutrient elements derived from the earth by the living organism, by the living organism, by the living organism for use in their growth,
फॉर यूज इन देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। For use their growth and metabolism is are called biogeochemical cycles। तो वो एलिमेंट्स जो एक ऑर्गेनिज्म डिराइव करता है फ्रॉम द अर्थ से, वो डिराइव करता है किसके लिए डिराइव करता है? फॉर अपने ग्रोथ के लिए या मेटाबॉलिज्म करने के लिए, इनको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। और इस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में फिर आ जाता है, इसमें कार्बन साइकिल आता है, कार्बन साइकिल, जिसे यहाँ पे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, या वाटर साइकिल इसमें आ जाता है। इनको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। फिर इन्हीं की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कंपोनेंट्स पहुंच जाते हैं जो उसको चाहिए, किसके लिए? फॉर सर्वाइव करने के लिए, फॉर ग्रोथ करने के लिए, या फॉर मेटाबॉलिज्म डेवलप करने के लिए। ये हो गया पहला पार्ट, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। दूसरा पार्ट जो इसमें है वो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। दूसरा पार्ट, दूसरा सेक्शन जो है, दूसरा फैक्टर जो है, वो दूसरा फैक्टर क्या है? वो दूसरा फैक्टर है ऑर्गेनिक। दूसरा फैक्टर है वो है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं उनको जिसमें खासकर ये होगा कार्बोहाइड्रेट। यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, carbohydrates, it includes fats, it includes proteins, it includes nucleic acids, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, लिपिड्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं ये जो खासकर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होता है, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हमें मिल जाएगा? ऑक्सीजन किस में मिल जाता है? प्रोटीन किस में मिलता है? दीज आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो कहाँ फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें मिल जाता है, उनकी बॉडी में पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, या एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर किनका होता है? प्लांट्स का या एनिमल्स का। उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होगा उसमें भी मिल जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसमें मिलता है फैट्स, उसमें मिलते हैं प्रोटीन्स, उसमें मिल जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स ये जो कैसे मिल जाते हैं? जब एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो उसकी डेथ होती है तब उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करते हैं, और वहां से क्या हो जाता है? वहां से वही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करते हैं इंटू ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, जहां से फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड्स वहां से डेवलप हो जाते हैं। फिर यही रिसाइकल हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, फिर ये कंटिन्यू एक साइकिल बनाता है। ओके, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक फैक्टर्स जो होते हैं। अब तीसरा फैक्टर जो है, तीसरा कंपोनेंट इसमें जो है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर। तीसरा जो है क्लाइमेटिक कंपोनेंट या क्लाइमेटिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक फैक्टर में यहाँ पे अगर वर्ड हम देखें, क्लाइमेट जो होता है, यहाँ पे वर्ड वैसे वहां से ही दिया गया, दैट इज क्लाइमेट। को क्लाइमेट में क्या क्या आएगा? क्लाइमेट के रिलेटेड, इस मौसम के रिलेटेड आएगा। तो इसमें आ जाता है लाइट से इफेक्ट पड़ सकता है, लाइट आ सकती है। टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ सकता है, टेम्परेचर जो है, या ह्यूमिडिटी जो है वो उससे, या रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल जो है इससे हो सकता है, या विंड है। तो ये सारे क्या है? ये सारे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे एक ऑर्गेनिज्म को। किसके जरिए इन्फ्लुएंस करेंगे? ये इन्फ्लुएंस करेंगे सनलाइट के जरिए, ये इन्फ्लुएंस करेंगे उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर के जरिए, ह्यूमिडिटी के जरिए उसमें इन्फ्लुएंस में वो इफेक्ट हो जाएगा, रेनफॉल के जरिए उसमें इफेक्ट हो जाएगा, या उसमें इफेक्ट हो जाएगा किसके जरिए? उसमें इफेक्ट हो जाएगा एक विंड के जरिए, उसमें इफेक्ट हो जाएगा और इन्फ्लुएंस करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसको इफेक्ट हो जाएगा। ये हो गया इसका
तीसरा पार्ट। फिर चौथा वाला पार्ट जो है वो इसी के रिलेटेड है, वो है इडाफिक फैक्टर। इडाफिक फैक्टर जो है, इडाफिक फैक्टर में आ जाता है, इडाफिक फैक्टर में आता है सॉइल। इडाफिक फैक्टर में आ जाती है सॉइल जो होती है, यानी ये जो सॉइल जो है, इस सॉइल का नेचर कैसा है। जो सॉइल जो है इडाफिक फैक्टर में क्या आता है, इस इडाफिक फैक्टर में आज ये रिलेटेड होता है सॉइल के साथ। तो ये इंक्लूड करता है इसका नेचर क्या था, यानी इसका टेक्सचर क्या है, ये सॉइल कैसी है, उसका टेक्सचर क्या है, इसका सॉइल का क्या है, इसका सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल की पोरोसिटी क्या है, सॉइल के अंदर आयर कितना रह सकता है या वाटर कैपेसिटी कितनी हो सकती है, सॉइल की पोरोसिटी कितनी है, यानी इसके अंदर यानी आयर जो है वो कितना जा सकता है, कितना आयर इसके अंदर रह सकता है। या इसी तरह इसके अंदर हम और देखें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है सॉइल की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है। एक सॉइल जो है, चाहे वो एलिवेल सॉइल हो, चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, चाहे वो कोई भी सॉइल हो, उस सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये फिर इसी की वजह से डिसाइड हो सकता है वहां पे वेजिटेशन कैसा कैसा पाया जाएगा। यानी अगर सॉइल का टेक्सचर अच्छा होगा, सॉइल के अंदर पोरोसिटी अच्छी होगी, सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तब वहां पे वेजिटेशन अच्छी प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह वहां पे पर्टिकुलर ग्रो हो सकता है। अगर सॉइल का टेक्सचर अच्छा नहीं होगा, सॉइल के अंदर पोरोसिटी नहीं होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इडाफिक फैक्टर में क्या आता है, इडाफिक फैक्टर में आता है सॉइल। तो सॉइल का टेक्सचर अगर अच्छा होगा, पोरोसिटी भी अच्छी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वहां पे अच्छी होगी, तो क्या हो जाएगा वहां पे एक वेजिटेशन जो है वहां पे वो ये डिसाइड हो सकता है, वहां पे वेजिटेशन अच्छी ग्रो हो सकती है। तो अगर वहां पे टेक्सचर अच्छा नहीं होगा, वो पोरोसिटी अच्छी नहीं होगी, तो इसीलिए जो वाटर जो है इसमें ये वाटर के होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे ये जो सॉइल जो है इसमें अलग अलग खासकर सॉइल के टाइप्स को अगर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्सचर जो है, इसके बेसिस पे हम लेंगे सॉइल के। जैसे सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लूमी सॉइल है। तो सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है, जैसे हम सॉइल के इससे जो हम देखेंगे सैंडी सॉइल को देखेंगे, तो सैंडी सॉइल जो है वहां पे उसमें पार्टिकल्स लार्ज होते हैं। तो ये सॉइल क्या करता है, ये सॉइल होल्ड नहीं करता है वाटर को, अपने अंदर वाटर को नहीं रखता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे है एक सैंडी सॉइल, ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल जो होता है, जो रेत जो होता है उसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये वाटर को होल्ड नहीं करता, ये आयर को भी होल्ड नहीं करता, इसलिए यहाँ सैंडी सॉइल के अंदर वेजिटेशन अच्छी तरह नहीं पाई जाती। इसके अंदर ये जो वेजिटेशन या कोई प्लांट जो है या कोई भी ग्रास जो होते हैं वो अच्छी तरह इसमें ग्रो नहीं हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है लूमी सॉइल, वो है लूमी सॉइल है। लूमी सॉइल जो है, लूमी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, पोरोसिटी भी अच्छी होती है, वो आयर को भी होल्ड करके रख सकता है या टेक्सचर उसका अच्छा हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेशन करने के लिए या ग्रो करने के लिए प्लांट्स को, तो उसमें अच्छी सॉइल कौन सी होती है, वो होती है ये लूमी सॉइल। तो ये क्या है, ये है नॉन लिविंग फैक्टर। जब ये नॉन लिविंग फैक्टर वहां पे होगा तब वहां पे बायोटिक फैक्टर्स ग्रो हो सकते हैं। तो ये है कौन सा, ये इडाफिक फैक्टर। याद रखना इडाफिक फैक्टर किस किस से रिलेटेड होता है, सॉइल के रिलेटेड। को सॉइल के अंदर टेक्सचर कैसा होगा, सॉइल के अंदर पोरोसिटी कैसे होगी, सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे होगी। ये हो गया इसका चौथा पार्ट। फिर लास्ट पार्ट जो है इस बायोटिक फैक्टर में, वो लास्ट पार्ट है इसमें, दैट इज द टोपोग्राफी। फिफ्थ वाला पार्ट जो है that's topography, topographic factor, topographic टोपोग्राफी फैक्टर जो है, टोपोग्राफी फैक्टर में क्या क्या आता है। टोपोग्राफी फैक्टर जो है इसमें ये रिलेटेड है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये किसके रिलेटेड है, रिलेटेड टू द surface of the earth, to the surface of the earth, जो हमारी अर्थ जो है उसके साथ रिलेटेड है। अब अर्थ में क्या क्या देखना है, अर्थ का स्लोप देखना है, अर्थ में स्लोप कैसा होता है, कहाँ कहाँ पे स्लोप है, ये चीज हमें देखना है। अर्थ के अंदर जो है वैली है, वैली कहाँ कहाँ है,
या माउंटेन्स में कहाँ कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ है, कहाँ कहाँ, या प्लेन्स कहाँ कहाँ है, इसको कहते हैं टोपोग्राफी फैक्टर। टोपोग्राफी फैक्टर में भी स्लोपी एरिया में अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन, अलग टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले जाते हैं। वैली के अंदर अलग टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट मिलता है, माउंटेन्स के अंदर अलग टाइप ऑफ एनवायरमेंट मिलता है, या प्लेन्स के अंदर अलग टाइप ऑफ एनवायरमेंट मिलता है। तो ये भी एक इफेक्ट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो ये 5 फैक्टर्स जो एक 5 फैक्टर्स क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बिहेवियर में एंड उसके रिलेशनशिप में। तो 5 फैक्टर्स कौन कौन से, इनऑर्गेनिक एक है, ऑर्गेनिक एक है, क्लाइमेटिक एक है, इडेफिक एक है, और लास्ट वाला क्या था, टोपोग्राफिक फैक्टर है लास्ट वाला। ये हो गया ये कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का पहला पार्ट, दैट इज अबायोटिक या नॉन लिविंग या फिजिको केमिकल फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं। ओके।